नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में संसदीय प्रणाली को कंप्लीट कराया जाएगा। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक होलिस्टिक अप्रोच में कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संसदीय प्रणाली। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा जाएगा कि संघीय कार्यपालिका की शक्तियां कहाँ निहित होती हैं। तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस बात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अनुच्छेद 53 के सब क्लॉज 1 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं। तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपका जवाब होगा प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो यहां पर अपडेट कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज से एक संथाल आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हैं। और याद रखिएगा, कोई भी आदिवासी महिला पहली बार भारत की राष्ट्रपति बनी है। इसके साथ साथ एक फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं इनका क्रम है 15वां। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, ये किस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान है। तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 1 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे, इस बात की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है। यानी यहां पर राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यता क्या है कि वो कम से कम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेना आवश्यक है। इसका मतलब इस बात का विवरण किसमें है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 58 के सब क्लॉज 1 के ख में इस बात का उल्लेख है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर यह पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा अभी आपने राष्ट्रपति की पदावधि पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। उसी के क में इस बात की व्यवस्था की गई है, अर्थात अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 1 के क में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। याद रखिएगा, अनुच्छेद रटने वाली चीज नहीं है। इसी तरह जब भी उल्लेख हो तो आप अनुच्छेद को कोरिलेट करेंगे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति महोदय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यदि यह पूछा जाए कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 60 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान में किस आधार पर राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाए जाने की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि मैं ये पूछूं कि इस बात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, यहां पर आपका जवाब होगा अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 1 के ख में। आप कहेंगे कि अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है, मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 1 के ख में दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 में दिए गए रीत के अनुसार उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा और उनको पद से हटाया जा सकेगा। यानी कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, साधारणतया आपके प्रश्न पत्र में अनुच्छेद 61 मिलेगा, लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया है। और इस बात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 1 के ख में इस बात का प्रावधान किया गया। अब आप कोई भी परीक्षा दीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं हो। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव
किस पद्धति के आधार पर होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 55 के सब क्लॉज 3 में। यहां पर एक बात याद रखिएगा, मैंने अनुच्छेद को एक्सप्लेन करते समय इस बात को एलैबोरेट किया था, यहां मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि यदि पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 55, और यदि यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 54। जो अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, यानी कौन से सदस्य राष्ट्रपति को चुनेंगे। और जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की जाएगी, उसमें यह दिया है कि राष्ट्रपति को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा चुना जाएगा। यह व्यवस्था अनुच्छेद 55 के सब क्लॉज 3 में है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय को कौन से सदस्य चुनते हैं। देखिए, यह अनुच्छेद 54 की बात आ गई। राष्ट्रपति महोदय को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और इसके अतिरिक्त राज्यों की विधानसभाओं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी शामिल है, इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन करते हैं। याद रखिएगा, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में राज्य की विधानसभा के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लेंगे, यहीं से गलती होती है। मैं इस बात को बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगर यह पूछा जाए कि इस बात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत कितने समय तक जारी रहेगा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जब ये 6 माह की अवधि समाप्त हो जाएगी, तो पुनः संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद इसको 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, और इसी प्रकार जब तक आवश्यकता पड़ेगी तो इसको संसद के दोनों सदनों से पारित कराकर 6-6 माह की अवधि से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पदभार ग्रहण कराया गया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने वर्ष 1969 में यानी 1969 में राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए किसी प्रस्ताव को जो वापस करते हैं, ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय स्वविवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए किसी प्रस्ताव को वापस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किसके लिखित परामर्श पर होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा, संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति महोदय आपात स्थिति की घोषणा करेंगे। अब यहां पर देखिए, 2 प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति महोदय जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 352 में इस बात का उल्लेख किया गया है। और किस आधार पर? तो अनुच्छेद 352 में कहा गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन बाद में इस बात का उपबंध जोड़ा गया कि संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, संविधान में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। जब मंत्रिमंडल कहा जाता है तो समझ लीजिए ये कैबिनेट मंत्री की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की कंडीशन में राज्य में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को देता है। यहां पर कहीं पर राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 356 के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और किस आधार पर? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय
कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति महोदय को यह पावर कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 143 में इस बात की व्यवस्था की गई कि सुप्रीम कोर्ट से अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है। देखिए आगे इस बात का उल्लेख भी है कि अनुच्छेद 143 विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय व्यापक महत्व का हो। देखिए इसको मैंने बहुत साधारण भाषा में आपको पहले बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जवाब होगा जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और पूछा जा रहा है कि कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कट गया है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल का जो सही क्रम है वो व्यवस्थित करिए। देखिए यहां पर जो नाम दिए गए हैं ये किसी प्रश्न में ये ऑप्शन दिया गया होगा उसके अनुरूप दिए गए हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कराऊंगा, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद से लेकर फरुखुद्दीन अली अहमद तक जितने राष्ट्रपति रहे उनका भी मैं क्रम आपको बता दूंगा। इसमें सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी और उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद। ये क्रम है प्रश्न के अनुसार। यदि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर फरुखुद्दीन अली अहमद तक के सभी राष्ट्रपतियों के नाम का एक क्रम देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब आते हैं, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको दार्शनिक राजा के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कि पूर्व बिहार के राज्यपाल भी रह चुके। इसके बाद चौथे नंबर पे बीवी गिरी आते हैं जो कि ट्रेड यूनियन से भी संबंधित है। पांचवें नंबर पे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिनके बारे में भी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा भी है। और उसके बाद फिर बीबी गिरी आते हैं और उसके बाद फिर फरुखुद्दीन अली अहमद का नाम आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन से राष्ट्रपति गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पहली महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था कौन थी? तो आपका जवाब होगा लक्ष्मी सहगल। यह प्रथम महिला उम्मीदवार थी जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में आपातकाल लगाने की व्यवस्था क्या है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कोई हो जाए उस आधार पर राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। यानी कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो याद रखिएगा यह सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको नियुक्त नहीं किया जाता है? तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति संसद में गैर सदस्य के रूप में संसद को संबोधित करने का अधिकार रखते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद को संबोधित करने का अधिकार है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अटॉर्नी जनरल अर्थात हिंदी में इनको भारत का महान्यायवादी कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत इनकी व्यवस्था है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी होंगे इस बात की व्यवस्था की गई है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन रहे? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति महोदय के पुनर्निर्वाचन की जो योग्यता है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता दी गई है। यानी भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहें अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 57 में कहीं पर भी इसके लिए सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन अली अहमद, मौलाना आजाद में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? तो आपका जवाब क्या होगा? मौलाना आजाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था
कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और इससे कोरिलेट करके मैंने अन्य लोगों का भी जिक्र किया था, आप वो भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है। तो देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा है, मैंने प्रीवियस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन में इसको एलैबोरेट भी किया था। बताया गया है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंध रीति से संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। देखिए लिखा है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का उल्लेख अन्य किस अनुच्छेद में मैंने अभी आपको बताया था, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 1 के ख में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप महाभियोग चलाकर उन्हें हटाया जा सकता है। इसको जब भी आए कोरिलेट कर लीजिए, आपको अनुच्छेद बिल्कुल आपकी उंगली पर होगा। अगला देखिए, रटना नहीं है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार किसको है। तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों को भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव आएगा तो वह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लेना आवश्यक है। यानी यहां पर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो समय है उसके संबंधित प्रश्न है। तो याद रखिएगा 6 माह में इस पद को की रिक्ति को भर लेना आवश्यक है। अगर मैं यह पूछूं कि राष्ट्रपति के पद में जो रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो समय 6 माह का है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 62 में, यानी अनुच्छेद 62 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा नीलम संजीवन रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना कराने की आवश्यकता पड़ी थी। तो याद रखिएगा बीवी गिरी साहब के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना कराने की आवश्यकता पड़ी। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करते हैं। यदि मैं पूछूं कि किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति का उल्लेख किया गया है। तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 352 में। इसी प्रकार राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 356 में। और यदि पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 360। याद रखिएगा 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इसमें क्या व्यवस्था है। तो याद रखिएगा मैंने अभी आपको बता दिया है, फिर से रिवाइज होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 में कहा गया कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि राष्ट्रपति को वित्तीय अस्थिरता देखनी पड़े तब मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बताया जा रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था किन सदस्यों के द्वारा की गई है। यहां पर देखिए उपराष्ट्रपति महोदय का उल्लेख हुआ है, तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, इस बात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में। तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 63। अब मूल प्रश्न पे आइए, यहां पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन है ये किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि जो उपराष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन है ये किस अनुच्छेद में है, तब आपका जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 66 में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 66 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति है
इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत एवं गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे अनुच्छेद 66 के सब क्लॉज 1 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस बात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिए मैंने जब राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के संबंधित जो विवाद था उसके निर्णय में आपको बताया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस बात का निर्णय किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके संदर्भ में मैंने आपको एक अनुच्छेद भी बताया था। वो अनुच्छेद कौन सा था? तो याद रखिए अनुच्छेद 71। यानी अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का व्यवस्था है और इसके सब क्लॉज 1 में कहा गया कि इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, क्या ये संसद के सदस्य होते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। यानी कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति उस संसद के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ साहब वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, इसलिए इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है और इसी के क में इस बात का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। यानी जो इसके पहले प्रश्न पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति महोदय को, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 67 के क में है। और यदि पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का है, तो 5 वर्ष का, इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में यानी 67 में। बिल्कुल चीजें क्लियर करा दी जा रही हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी परीक्षा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक प्रश्न और याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बुजुर्गों की सभा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा कहा जाता है। यहां एक बात और याद रखिएगा, राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसी प्रकार लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसको स्थायी सदन कहते हैं? तो मैंने अभी उल्लेखित कर दिया है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये कितने समय पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि 6 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं और इस आधार पर 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अब यहां पर 2 प्रश्न बनेंगे। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय किस क्षेत्र के लोगों को, जो 12 सदस्य हैं, इनको मनोनीत करते हैं और इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये समझ लीजिए कि इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें राज्यसभा की संरचना दी गई है और इसका जो निर्वाचन है ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति महोदय द्वारा 12 सदस्यों का नाम निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए,
तब आपका जवाब होगा लोकसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्यतः लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। और अभी आपने पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपने पढ़ा था 6 वर्ष का। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं इनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं इन्हीं के द्वारा राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है। अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 89 में, यानी अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। और अगर एग्जैक्ट अनुच्छेद पूछा जाए तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 89 के सब क्लॉज 2 में कहा गया कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का निर्वाचन करेगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किन क्षेत्रों से राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को नामित करते हैं? तो मैंने अभी आपको पूर्व में बता दिया, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 12। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और महान्यायवादी, ये भारत के संघीय कार्यपालिका में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति महोदय द्वारा धन्यवाद प्रकट कब किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने के बाद धन्यवाद प्रकट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको प्रत्यक्ष तौर पर जनता निर्वाचित करती है, इसीलिए इस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो मंत्री पद पर धारण किए हुए है, तो उसको कितने अवधि के अंदर की संसद सदस्य होना आवश्यक है? वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो जाए या राज्यसभा का। तब आपका जवाब होगा 6 माह के अंदर। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री पद को धारण किए हुए है तो वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसका मंत्री पद चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी किसकी पोती थी? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो आपका जवाब होगा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो आपका जवाब होगा मंत्रिपरिषद को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। अब अगर यहां पर पूछा जाए कि इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है और इसमें कहा गया अनुच्छेद 81 के सब क्लॉज 1 में कि जो लोकसभा है ये राज्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र है यहां से अधिकतम 530 सदस्य चुनकर आएंगे और संघ राज्य क्षेत्र से अधिकतम 20 प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और कुल मिलाकर इनकी संख्या 550 हो जाएगी। यानी ये उल्लेख अनुच्छेद 81 के सब क्लॉज 1 में है। अगर ये पूछा जाए कि जो लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन होता था, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लोकसभा से और राज्यों की विधानसभाओं में जो राज्यपाल महोदय द्वारा एक सदस्य का मनोनयन होता था, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि संसद में सामान्यतः आम बजट कब पेश किया जाता था? तो आपका जवाब होगा 28 फरवरी को सामान्यतः आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन वर्तमान में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका जवाब होगा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इस बात का उल्लेख किसमें है? तो आप तुरंत कोरिलेट कर लेंगे कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 80 के सब क्लॉज 1 में इस बात की व्यवस्था है। और आपको पता है कि जो अनुच्छेद 80 में सब क्लॉज 1 है, इसमें बताया गया कि 238 सदस्य जो हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा आएंगे, और जो 12 सदस्य हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्देशित इनके नाम किए जाएंगे, और कुल मिला की संख्या हो जाएगी 250। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल का समय कितने बजे से होता है? तो याद रखिएगा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय है ये लोकसभा में शून्यकाल का समय होता है, जिसको 0 आवर इंग्लिश में कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको स्पीकर कहा जाता है, ये अपने मत का प्रयोग कब कर सकते हैं? तो याद रखिएगा केवल उसी कंडीशन में जब मतों की संख्या बराबर हो जाए तो निर्णायक मत देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब उस समय राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद ने जो PFRDA बिल पारित किया था इसका अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये PFRDA का फुल फॉर्म है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की क्या व्यवस्था है? तो याद रखिएगा कोई भी आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की रचना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो देखिए आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई है, और यही रिकॉल कर लीजिए कि लोकसभा की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 81 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति कौन है? तो देखिए इसको भी अपडेट कर लीजिएगा। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब वर्तमान में उपराष्ट्रपति हो गए हैं, इसलिए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होंगे? जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और अगर ये पूछा जाए कि जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 64। रिकॉल कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो याद रखिएगा विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही ये संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद कब तक अस्तित्व में रहेगी? याद रखिएगा जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों का बहुमत समर्थन होगा तब तक भारत में मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहेगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे दे सकता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर महोदय लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 253 के तहत, यानी 253 के तहत। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिली थी? तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीट मिली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है? तो एक बात याद रखिएगा, लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि HD देवगौड़ा के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो याद रखिएगा इंद्र कुमार गुजराल HD देवगौड़ा के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा की सीटों में सबसे अधिक संख्या किस राज्य की है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? 80 है। और राज्यसभा के कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं? तो याद रखिएगा 31 यानी 31। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अभी मैंने संख्या बताई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बिहार लोकसभा में कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका जवाब होगा 40 सीटों का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें किस राज्य से आरक्षित हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि लोकसभा में दूसरे स्थान का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है। अभी आपने नंबर 1 पर लोकसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का देखा, तो पूछ रहा है दूसरे नंबर पे कौन है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र लोकसभा में 48 सीटों के साथ प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हरियाणा राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका जवाब होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, किस एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग अनुपस्थित हों तो लोकसभा की कार्रवाई या लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो आपका जवाब होगा लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होगा वो उस कंडीशन में लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपका जवाब होगा अनंत सैनम आयंगर साहब दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। क्या नाम है, एम अनंत सैनम आयंगर, जो कि दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे, और मावलंकर साहब पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला साहब वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर यानी अध्यक्षा मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित है तो उस विधेयक को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। यहां पर भी जरा एक बात समझ लीजिए, यहां पर भी ज्यादातर लोग प्रश्न यदि घुमा दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उस कंफ्यूजन का द एंड कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो अब कोई भी कंफ्यूजन अनुच्छेद संबंधित नहीं रखेंगे। यहां पर देखिए 2 बात अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि धन विधेयक परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 110 में। और यदि पूछा जाए कि धन विधेयक संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है यह किस अनुच्छेद में है, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 109 में। विशेष प्रक्रिया का मतलब कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, यह केवल लोकसभा में आएगा, 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाएगा। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं ये सभी व्यवस्था धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के तहत आती हैं और ये 109 में है। और जो धन विधेयक की परिभाषा है ये अनुच्छेद 110 में। इतनी बात अपने दिमाग में रखेंगे। तो यानी ये जो प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न किसके अंतर्गत आएगा, ये धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 110 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त कितने सदस्यों के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है, तो याद रखिएगा सदस्यों के बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होगा उसी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो याद रखिएगा लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय में राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। याद करिए पिछली क्लास में मैंने आपको जब अनुच्छेद एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है, लेकिन वहां पर केवल राज्य को शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को शब्द लिखा गया है, लेकिन यहां पर केवल राज्य को नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसका अपवाद 249 में दिया गया है, यानी 249 में दिया गया और इसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय होगा तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति अर्थात पीएसी के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति अर्थात पीएसी के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। यहां पर देखिए क्या प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और इनका जो चुनाव होता है यह किस सदन से होता है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, इसी प्रकार यहां पर आपको प्राक्कलन समिति को भी याद रखना होगा। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं
और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। किसमें? प्राक्कलन समिति में, यानी 30 सदस्य और 30 लोग लोकसभा से। लेकिन लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इतनी बात आप मिनिमम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यदि वो संसद सदस्य नहीं है तो कितने माह के भीतर उनको संसद सदस्य हो जाना चाहिए? तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन गया और वो किसी भी संसद सदस्य नहीं है तो वो 6 माह के भीतर उसे संसद सदस्य हो जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री में प्रधान होता है, ठीक है, इसलिए उनका भी 6 महीने का क्राइटेरिया निर्धारित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार करने का जो संवैधानिक अधिकार है यह किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारतीय संसद को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संसद में आम बजट सामान्यतः किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा वित्त मंत्री द्वारा संसद में आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संसद में जो रेलवे बजट है वो कब तक अलग से प्रस्तुत किया जाता था? तो याद रखिएगा वर्ष 2016-17 तक प्रतिवर्ष रेलवे बजट अलग से संसद में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन याद रखिएगा 2017-18 से आम बजट और रेलवे बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यदि पूछा जाए कि इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 4 में कहा गया कि किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और मंत्री में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, यानी अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 4 में इस बात का उल्लेख है। यहां पर कुछ अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे, जैसे यदि पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में। और एक बात और पूछी जाती है ज्यादा, जो उस बात को भी आप याद रखेंगे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होती है। इस बात की व्यवस्था अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में की गई है। अगला देखिए, और एक प्रश्न और बन सकता है, यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में। जितने भी मैंने अतिरिक्त अनुच्छेद बताए हैं इसको एक जगह आप लिस्टिंग कर लीजिएगा। मैंने अनुच्छेद के एक्सप्लेनेशन के वीडियो में भी आपको यह बताया था और यहां पर भी मैं पर्टिकुलर पार्ट में भी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके लिए बहुत हितकर होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि डीएमआरसी किसके अधीन नहीं है? तो याद रखिएगा डीएमआरसी अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है और यह किस सदन से शुरू किया जा सकता है? तो याद रखिएगा संविधान संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है और यह संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। और यदि पूछा जाए कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य उल्लेखित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री महोदय सरकार के निर्णयों और नीतियों को राष्ट्रपति महोदय से अवगत कराएंगे, यह उनका कर्तव्य है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिएगा एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि औषधि निर्माण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका जवाब होगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है? तो याद रखिएगा 5 करोड़ की धनराशि सांसद द्वारा वितरित की जाती है अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहां पर है? तो याद रखिएगा 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमेरिका में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये भारत में किस पद के समतुल्य है, यानी किस पद के बराबर है? तो आपका जवाब होगा भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य है, यानी उनके इक्वल है। अगला देखिए,
पूछा जा रहा है कि संसद द्वारा जो विसल ब्लोअर अधिनियम पारित किया गया था, यह किस लिए था? तो याद रखिएगा, बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों की सहायता हेतु संसद द्वारा विसल ब्लोअर अधिनियम पारित किया गया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संसदीय कार्रवाइयों की और या अभिलेखों के लिए जो शब्दों का या अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको एक्सपेंशन कहा जाता है। यानी जो संसद की कार्रवाई से जब किसी शब्द या किसी वाक्यांश को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, आपने देखा होगा कार्रवाई के दौरान लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष ये कहते हैं, अगर किसी को आपत्ति होती है तो उसको कहा जाता है एक्सपेंशन। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा की बैठक का अंत किससे होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा की बैठक का अंत जो सत्रावसान कहा जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा के सत्र कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन, ये लोकसभा के सत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो धन विधेयक है ये केवल कहां पेश किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अब देखिए, यहां से मेरा प्रश्न प्रारंभ हो गया। मैंने आपको पूर्व में एलेबोरेट कर दिया था, अब मैंने अनुच्छेद भी बताया था, आपका दायित्व है कि आप उसको हमको बताएं। तो याद रखिएगा, लोकसभा में केवल धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ये कहां पर होगा? ये अनुच्छेद 109 में, जहां पर धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है, वहां पर यह उल्लेखित है। और अगर पूछा जाए कि धन विधेयक को यदि राज्यसभा नामंजूर कर दे तो क्या वो लोकसभा से पास होगी? तो हां, धन विधेयक को भले ही राज्यसभा नामंजूर कर दे, इसके बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। और यदि पूछा जाए कि धन विधेयक को राज्यसभा से 14 दिन के भीतर अगर नहीं भेजा जाता है, तब भी ये दोनों सदनों से पास माना जाएगा। ये भी बात याद रखेंगे। ये सभी व्यवस्था किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 109 में, जो धन विधेयक में जो विशेष प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत है। और अगला है, पूछ रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जवाब होगा, राष्ट्रपति महोदय की पूर्वानुमति के बाद ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन आता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब मंत्रिमंडल लिखा रहेगा, इसका मतलब केवल कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है, और जब मंत्री परिषद लिखा रहेगा तो उसमें मंत्रिमंडल सदस्य अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री, ये लोग शामिल होंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ कितने समय तक के लिए रख सकते हैं? तो याद रखिएगा, अनिश्चित काल के लिए, यानी कि अनुच्छेद 11 इससे संबंधित है और इसमें किसी भी प्रकार का उल्लेख समय का नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ कितने समय के लिए रखेंगे। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। देखिए, यहां पर राष्ट्रपति जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके संदर्भ में जो आपको उदाहरण देखना हो तो 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिसको उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। यह जेबी वीटो का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो याद रखिएगा, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। यहां पर देखिए, एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 112 के तहत आती हैं। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए संघ और राज्य लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 315 के तहत। ये दोनों अनुच्छेद आपको यहां पर याद होने चाहिए। अगला टॉपिक में बताया जा रहा है, अगले फैक्ट में बताया जा रहा है कि 3 प्रकार की अखिल भारतीय स्तर पर सेवाएं होती हैं। पहली भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी होती है भारतीय वन सेवा। इसमें भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में लोकसभा किससे अधिक शक्तिशाली होती है? तो याद रखिएगा, भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें कई सारे उदाहरण हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा होता है, यह भी उल्लेखनीय है। अभी आपने धन विधेयक में देखा कि इसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तमाम कारण हैं जो लोकसभा को राज्यसभा के प्रति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री में से कौन प्रधानमंत्री नहीं रहा? तो आपका सीधा जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के से किस राज्य से निर्वाचित घोषित किए गए थे? तो आपका जवाब होगा असम से। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं, तब आपका जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न को पूर्व में एक्सप्लेन किया जा चुका है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करते थे। तो याद रखिएगा, 2 सदस्य को राष्ट्रपति महोदय द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन से संबंधित थे, लोकसभा में मनोनीत करते थे। लेकिन अनुच्छेद 334 में जो इसका विवरण है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम 219 के द्वारा। ठीक इसी प्रकार इसी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार जो विधानसभा में राज्यपाल महोदय द्वारा एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य का मनोनयन होता था, वो भी अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि केंद्र सरकार का बजट कहां प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बात भी लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संसद के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने देने का अधिकार किसके पास है। तो आपका जवाब होगा यह शक्ति अध्यक्ष के पास है। और इस पूरी परिघटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस पूरी परिघटना को शिष्टाचार कहा जाता है, यानी डेकोरम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो आप पढ़ चुके हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगर मैं पूछूं कि विधान परिषद के सृजन और उसके समापन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तब आपका जवाब होगा 169 में। याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो लोकसभा है ये किस क्रम की है। तो याद रखिएगा, 17वीं लोकसभा वर्तमान में है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री कौन नियुक्त हुए थे। तो याद रखिएगा, अमित शाह जी। मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों के माध्यम से किसका नियंत्रण होता है। तो याद रखिएगा, संसद का। और इसी के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव है वो आता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम और न्यायपालिका में से कौन सरकार का अंग नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा? प्रसार माध्यम। अगला देखिए, पूछ रहा है केंद्रीय मंत्रियों का जो वेतन और भत्ता है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो आपका जवाब होगा संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस आधार पर सभी निर्णय लिए। तो आपका जवाब होगा आम सहमति के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रथम बार जो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे ये किसके द्वारा इनकी नियुक्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, गवर्नर जनरल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो क्या व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, वो इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, वो उसको सुधार के लिए वापस कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस किया गया तो उसको संसद चाहे तो पुनर्विचार करके या उसमें कोई संशोधन करके या हूबहू उसी तरीके से पुनः राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। और दूसरी बार अगर भेजेगी तो राष्ट्रपति के पास यह बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति उस पर अप्रूवल ले ले। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास का जो सामना करने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया था, अनुच्छेद 368 में इस बात की व्यवस्था है कि संसद भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लोकसभा की प्रत्येक बैठक में जो प्रथम घंटा होता है इसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इस प्रकार आज की जो ये संसदीय प्रणाली से संबंधित पूरी व्याख्या थी वो यहां पर कंप्लीट होती है। केवल प्रश्नों को पढ़ा नहीं गया, जितने संभावित प्रश्न थे उसकी तरफ आपका ध्यान लाया गया, संबंधित अनुच्छेद बताए गए ताकि आपको अनुच्छेद रटने की आवश्यकता ना पड़े, आपको अनुच्छेद को कोरिलेट करने का स्किल डेवलप हो पाए। आप लोगों में से जिनके पास ये स्किल होगी आप इस बात को बखूबी अंडरस्टूड कर रहे होंगे। इस प्रकार आज संसदीय प्रणाली कंप्लीट हुई। कल की क्लास में संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।